उज्जवल भारत न्यूज के खास प्रोग्राम एडिटर्स टॉक को देखने वाले आप सभी दर्शकों को खुशबू का नमस्कार। आप सभी को हमारे इस प्रोग्राम को सबसे ज़्यादा देखने, ज़्यादा पसंद करने और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करने के लिए पूरे उज्जवल भारत न्यूज टीम की ओर से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। आप सभी हमें ऐसा ही प्यार देते रहे ताकि हम आपके एक्सपेक्टेशन पर खड़े उतर सके। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम एडिटर्स टॉक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपने इस एडिटर टॉक में हम ऐसे लोगों को यहाँ पे आमंत्रित करते बुलाते हैं अपने स्टूडियो में और उनसे बात करते हैं। वो जिस क्षेत्र से जुड़े रहते हैं हम उनके विषय में चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं कि वो किस तरीके से इस समाज में, इस मीरा भाईंदर में काम कर रहे हैं। तो आज इस एडिटर्स टॉक में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर मोहन झा, जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं भक्ति वेदांता हॉस्पिटल में। रहने वाले बेसिकली ये मोतिहारी बिहार से हैं और यहाँ 1991 से मुंबई इनका आना हुआ और ये इस प्रोफेशन में हैं। हम सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस उज्जवल भारत न्यूज़ के प्रोग्राम में। हम चाहेंगे सर कि दर्शकों को ज़रा इंट्रोडक्शन अपने विषय में। मैं डॉक्टर मोहन झा हूँ। मैं ग्रेजुएशन किया हूँ मेडिकल फील्ड में और पिछले 17 ईयर से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में इमरजेंसी रूम का इंचार्ज हूँ, एचओडी हूँ। और जैसा आप सब जानते हैं कि भक्ति वेदांत हॉस्पिटल एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है जो समाज कार्य के लिए प्रेरित है और हम क्योंकि उससे जुड़े हैं तो हम कहीं न कहीं समाज की सेवा का जो हमको लाभ मिलता है वो हम समय समय पे करते रहते हैं और जो हमारा मेडिकल प्रोफेशन है वो तो साथ साथ होते रहता है। तो मेनली क्योंकि अभी इतना 17 साल हो गया तो 17 साल में कहीं ना कहीं हमने देखा है कि समाज सेवा जो है एक बहुत बड़ा दायित्व है एक डॉक्टर के लिए और उस दायित्व को निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ और आगे भी करता रहूँगा। सुना आपने डॉक्टर मोहन झा जी को। अब सर, आप जिस प्रोफेशन में हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट के आप एचओडी हैं, तो एग्जैक्ट आपका वर्क क्या होता है, मैं चाहूँगा दर्शकों को। जी, किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी जो रूम होता है, जो पहले कैजुअल्टी बोला जाता था, अब उसको चेंज कर दिया गया है उस वर्ड को, अभी उसको इमरजेंसी रूम बोला जाता है। इमरजेंसी रूम में क्या होता है कि फर्स्ट कोई भी मरीज़ सीरियस अवस्था में यदि किसी हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले वो इमरजेंसी रूम में जाता है। वहाँ पर हमारा काम है कि हम पेशेंट को चेक करते हैं, पेशेंट का कितना सीरियसनेस है उसको हम आंकते हैं और उसके हिसाब से फिर उसका ट्रीटमेंट होता है। उसको एडमिट करना हो या इन्वेस्टिगेशन करना हो या सर्जरी करना हो तो हम वहाँ से डिसाइड करते हैं। कोई भी पेशेंट जैसा कि बहुत सीरियस हो, जैसा कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या किसी को हार्ट अटैक आ गया हो, पैरालिसिस हो गया हो, इलेक्ट्रिक शॉक लग गया हो, कोई पॉइजनिंग ले लिया हो या हैंगिंग है, ड्राउनिंग है, ऐसे बहुत सारे केसेस जो एकदम सीरियस होते हैं जिनकी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, उस मरीज़ को पहले हम वहाँ पे एग्जामिन करते हैं, वहाँ पे प्राइमरी ट्रीटमेंट देते हैं और फिर वहाँ से एडमिशन होता है। ओके, ये आपका मुख्य कार्य है। जी। अब मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि डॉक्टर मोहन झा एक ऐसी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष भी हैं जिसका नाम है मैथिल विकास प्रतिष्ठान और इस संस्था की ओर से समाज के अनेकों कार्य किए गए। हम अपने उज्जवल भारत न्यूज़ की ओर से आप सबों को न्यूज़ के माध्यम से मैथिल विकास प्रतिष्ठान का कार्य भी हमने आपको दिखाया है। तो सर, हम अब बात करना चाहेंगे आपके मैथिल विकास प्रतिष्ठान का। तो मैथिल विकास प्रतिष्ठान का मेन उद्देश्य क्या है, ये हमारे दर्शकों को बताइए। जी, देखिए, मैथिल विकास प्रतिष्ठान गठन करने का जो एक बहुत बड़ा हमारा कहीं न कहीं एक छुपा हुआ मन में एक प्रेरणा थी, उस प्रेरणा को हमने मैथिल विकास प्रतिष्ठान के रूप में नाम दिया है। और इस संस्था को गठन करने का जो मेन उद्देश्य था, जो मुख्य उद्देश्य था, ऐसा था कि हम सब प्रवासी हैं, यहाँ पर हम बिहार से आए हैं और बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो मुंबई में रहते हैं और शुरुआती के दिनों में, आज से मैं कुछ 50 साल पहले की बात कहूँ तो लोग
अपने जीवन यापन के लिए यहाँ पर आते थे, पैसा कमाते थे और फिर गांव पैसा भेजते थे, गांव चले जाते थे। लेकिन अभी वैसा समय नहीं रहा। अभी हम बिहार छोड़कर यहाँ पर आ गए, स्पेशली हम मिथिला छोड़कर यहाँ पर आ गए और हम कहीं न कहीं यहाँ के होके रह गए हैं। हम सब अपना पढ़ाई, शादी विवाह, मुंडन, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों का रहन सहन, उनका लालन पालन सब यहाँ पे होता है। हम सिर्फ अब नाम के लिए मिथिलावासी हो गए हैं। बाकी हम जो भी कुछ करते हैं एक मुंबईकर होकर करते हैं और हमें बहुत गर्व है कि हम सब मुंबईकर हैं। मुंबई में रहते हुए अपने संस्कृति को कैसे रखा जाए, उसी तरह जो आज भी मिथिला में बरकरार है, उस चीज़ को निभाने के लिए हम लोगों ने मैथिल विकास प्रतिष्ठान का गठन किया और गठन करने के बाद में बहुत सारे कार्य प्रणाली हमने शुरू किए हैं जो आपने भी देखा है और एक एक बहुत सारा है। तो हमारा मेन उद्देश्य था कि हम मिथिला की संस्कृति को मुंबई में रहते हुए कैसे बनाए रखें, ये उसका मेन उद्देश्य है। जी सर। डॉक्टर साहब, जैसा आप जानते हैं कि इस मीरा भाईंदर शहर में बिहार से रिलेटेड या मैथिल समाज के अलग अलग बहुत सारी संस्थाएं हैं, जबकि समाज एक ही है। तो क्या आपका मैथिल विकास प्रतिष्ठान की तरफ से ये प्रयास रहेगा कि वो जितने भी संस्थाएं हैं एक जगह, एक मंच पे आ जाएं? जी, देखिए, हम कहीं ना कहीं बिहार और मिथिला से आए हैं, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है, जो मेन एम है, वो एक है। रास्ते बहुत अलग अलग हैं। बहुत सारे संस्था बने जो अभी भी चल रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। बहुत ऐसे संस्था हैं जो बने, कुछ साल तक चले, फिर उसके बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, वो बीच रास्ते में छोड़ दिए। ये सब को देखते हुए फिर हमने अपने संस्था का गठन किया है और हमारा जो उद्देश्य है वो सबों के लिए है। वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए या किसी कास्ट के लिए या किसी एक बिरादरी के लिए नहीं है। ये मिथिला भवन जब हम बनाएंगे, जो हमारा एक मेन उद्देश्य है, मिथिला भवन का जो हमारा जो सोच है, उस सोच में ऐसा है कि हम मिथिला के रहने वाले, बिहार के रहने वाले जितने भी मुंबई में रह रहे हैं, वो सबको फायदेमंद हो। वो मिथिला एक धाम बनेगा, एक मिथिला आंगन बनेगा। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी संस्था है, ये सभी संस्था आप अपने जगह पर जो कर रहे हो आप करते रहो, लेकिन जहाँ पर सामाजिक बात आएगी, जहाँ पर सामाजिक एकता की ज़रूरत होगी, हमारी ये सोच है कि हम सब मिलकर एक जगह आए और सब अपने संस्कृति को बचाने की कोशिश करें। तो हमारी ये ज़रूर कोशिश रहेगी कि सब आदमी मिलकर और एक हो, एक बात करें, एक जगह पर रहें और एक ही हमारा नारा हो कि हम मिथिला की संस्कृति को कभी नहीं भूल सकते। मिथिला की संस्कृति ऐसी है जो इस जगत में जितने भी पुरानी सभ्यताएं हैं, उस सभ्यता में एक है मिथिला की संस्कृति। तो हम उससे जुड़े रहें और अपने पूर्वजों का जो दिया हुआ उपहार है, उस उपहार को हम एक आशीर्वाद के रूप में ग्रहण करते रहें। तो ये हमारी कामना है। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने। इनका कहना है कि जैसा कि हमने क्वेश्चन किया कि यहाँ पे बिहार से चाहे मैथिल समाज से ही हो, तो अलग अलग संस्थाएं हैं, लोग यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, मिथिला के लोग यहाँ बहुत से लोग हैं, संख्या ज़्यादा है। तो इसके लिए अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग समाज बना है, संस्थाएं बनी हैं। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि आप अपना काम करते रहें, लेकिन जब समाज की बात है, जब एकता की बात है, तो सबको एक साथ आना चाहिए और मिल के काम करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बात में ही एक चीज़ें निकली मिथिला भवन के विषय में। वो प्रोजेक्ट एक्चुअली क्या है? जी, मिथिला भवन एक जगह होगा जहाँ पे हमारे मिथिला से आने वाले जितने भी लोग रहेंगे, उन सबों को उस मिथिला भवन में जो हमारी संस्कृति
जो हमारा रिवाज, जो हमारा रिचुअल्स है, वो सब चीज़ का उस मिथिला भवन में जगह दिया जाएगा। जैसे कि आप कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाह रहे हो तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। आप यदि शादी विवाह करना चाह रहे हो तो वो वहाँ पे होगा। वहाँ पे जनेऊ का कार्यक्रम हो सकता है, मुंडन का हो सकता मतलब है। जो एक संस्कृति आती है, हाँ, पूर्वजों हर की तरफ एक चीज़ होगा उसमें भगवती की मंदिर होगा, उसमें राम दरबार हो गया, उसमें पोखर होगा, उसमें अन्य बहुत सारे जो हमारे मिथिला के जो रीति रिवाज जो जुड़े हुए हैं, जो लोक संस्कृति है, वो सब चीज़ का सुविधा उसमें होगा। तो ऐसा हम सोच रहे हैं। इसमें एक चीज़ हम लोग भूल रहे हैं कि मिथिला पेंटिंग इंटरनेशनली बहुत जी, तो उसके विषय में मिथिला पेंटिंग को बचाने के लिए, क्योंकि अभी उसकी बहुत ज़रूरत है। जी, मिथिला पेंटिंग के लिए हम समय समय पर उस पर प्रकाश डालने के लिए हमने कार्यक्रम भी किया है। पिछले जो हमारा जो प्रोग्राम हुआ, जो एजुकेशन का था, उसमें हमने एक स्लॉट मिथिला पेंटिंग के लिए रखा था, जो हमारे मैगजीन में भी प्रकाशित है। उसमें बहुत सारे मिथिला के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए, बहुत सारे चित्रकारी का प्रदर्शन किया, और जो भी लोग वहाँ पर उपस्थित थे वो सब ने बहुत सराहना की। तो हमारे जो मन में है वो हमने वो करके दिखाया एक छोटे रूप में। लेकिन क्योंकि मिथिला पेंटिंग एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो उस पूरे सब्जेक्ट को हम जब मिथिला भवन बनाएंगे तो उसमें एक डिपार्टमेंट होगा, और उस डिपार्टमेंट का काम रहेगा कि मिथिला संस्कृति और मिथिला जो साहित्य है, मिथिला जो चित्रकारी है, उस डिपार्टमेंट को वो संस्था देखें। डॉक्टर साहब, हम आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। ये जो काल चल रहा है, आप एक डॉक्टर हैं, तो ये काल कोरोना काल चल रहा है। अभी पूरी तरीके से हमें आज़ादी नहीं मिली है कोरोना से। तो आपकी जो प्रतिष्ठान है, मैथिल विकास प्रतिष्ठान, जनरली देखा गया कि लोग अपने कहते हैं ना कि अपनी जो कोशिश है वो लोग किया यहाँ पे, और अलग अलग संस्थाएं समाज के लिए काम किया, क्योंकि बहुत पेंडेमिक था, अजीब त्राहिमाम स्थिति थी। तो इस कंडीशन में, उस कंडीशन में, क्योंकि आपका एक संस्था जो है मैथिल विकास प्रतिष्ठान, वो सामाजिक कार्य करती है, तो इस दौरान, इस लॉकडाउन के दौरान हो चाहे इस कोरोना काल जो चला है, क्या कार्य किया लोगों के लिए? जी, देखिए, ये कोरोना हमारे इंडिया में जो मार्च महीने से शुरू हुआ, और मार्च एंड में हम लोग मेडिकल कैंप रखने वाले थे। तो मेडिकल कैंप का डे पूरा डिसाइडेड हो गया था, बहुत सारी मीटिंग्स हो गई थी, बहुत सारी दवाइयाँ, इन्वेस्टिगेशन, सब चीज़ का इंतज़ाम कर लिया गया था। लेकिन 20 तारीख के बाद में बंदी शुरू हो गया, तो हमारा जो भी मेडिकल कैंप का रखा था वो सब वैसा ही रह गया, हम कर नहीं पाए। मुझे लगता है कि शायद मीरा भाईंदर में मैथिल विकास प्रतिष्ठान संस्था पहली संस्था है जो बंद होते ही दूसरे दिन से हम लोगों ने टेलीफोनिक कंसल्टेशन शुरू कर दिया। हमारे मिथिला से, बिहार के आए हुए जितने लोग हैं या अन्य कितने भी समाज के लोग हैं, सबको मेडिकल कंसल्टेशन हमने टेलीफोनिक शुरू कर दिया सबसे पहले। फिर शायद मुझे लगता है कि बाद में लोगों ने इसका देखकर कॉपी किया या उनके मन में आया होगा, लेकिन सबसे पहले हमने शुरू कर दिया था ये टेलीफोनिक कंसल्टेशन। उसमें हम उनको दवाइयों का सलाह बताते थे, उनके बीमारी के लक्षण के बारे में बताते थे, उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है उसके लिए हम बताते थे फ़ोन पे। और जिन लोगों को ऐसा लगता था कि इनका सिम्टम्स बहुत ज़्यादा है, ख़राब है, उन लोगों को हम एडमिट होने का भी सलाह देते थे। बहुत सारे लोग एडमिट हुए, बहुत सारे लोग टेलीफोनिक कंसल्टेंसी से ठीक हो गए, बहुत सारे लोगों को फिजिकली मैंने देखा, हॉस्पिटल में बुलाकर उसको एग्जामिन किया, और जिनको लगा कि एडमिट करने की ज़रूरत नहीं है उनको हमने एडमिट नहीं किया, जस्ट ओपीडी बेसिस पे ट्रीटमेंट देकर घर पे भेज दिया। कुछ लोगों को एडमिट करके वो बहुत सीरियस हो गए, सीरियस होने के बाद में उनकी ट्रीटमेंट भी हुई, 1-2 लोगों की डेथ भी हुई है, क्योंकि ये काल बहुत घातक काल था, तो उसमें बहुत सारी क्षति हुई है। लेकिन एज ए संस्था हमने बहुत कोशिश की कि हमारे जो भी संस्था के जो मेंबर हैं या मेंबर नहीं भी हैं, जो भी हमारे संपर्क में हैं, हम उन सब को अच्छा से अच्छा स्वास्थ्य के बारे में नॉलेज बांटें, उनको
कम से कम पैसे में अच्छा से अच्छा ट्रीटमेंट मिले, ऐसा हमने कोशिश किया। ये हमारा हो गया मेडिकल सुविधा। इसके बाद में हमारे संस्था के जितने भी कोर मेंबर्स हैं, हम सबों ने टेलीफोनिक मीटिंग रखी और उस ऑनलाइन मीटिंग, बारों बार मीटिंग हुआ। उस मीटिंग में हम लोगों ने एक निर्णय लिया कि हमारे जितने भी मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनको फाइनेंशियली हम कैसे मदद कर सकते हैं। तो हमने जितने भी मेंबर्स थे सबों को सूचित किया कि जिन किसी को भी फाइनेंशियली प्रॉब्लम है वह संस्था से संपर्क करें। हम आपको 2-3 चीज़ दे रहे हैं संस्था के माध्यम से। यदि आप गांव जाना चाहते हैं तो आपके गांव जाने का टिकट, रिटर्न टिकट देंगे। फैमिली में चाहे जितने भी मेंबर्स हो, सभी मेंबर्स के लिए आपको गांव जाने का और गांव से वापस आने का उसका टिकट हम संस्था देगी। ये हमने सोचा। दूसरा हमने सोचा कि राशन का व्यवस्था करना। वो राशन का व्यवस्था एक 35 kg का जो गोनी था, वो एक आदमी से उठ नहीं सकता था। हमने 35 kg का गोनी का, उसमें संपूर्ण फैमिली के लिए 1 महीने का राशन, जिसमें हमने चावल, आटा, उसमें चीनी, नमक, हल्दी, दूध का पैकेट, अन्य बहुत सारे सामान, सब्जियां, हाँ, मतलब घर में जो व्यंजन में जो लगता है आपको रसोई में, वो 1 महीने का हमने किट बनाकर हमने जो भी लोग आए हमारे पास, ज़रूरतमंद लोग, उनको सबको हमने ये दिया। ये हमारा दूसरा था। तीसरा, जो पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे उन लोगों को हमने बहुत सारी मदद की। उसमें मदद में हमने उनको पेन, पेंसिल, कॉपी, उसमें कंपास बॉक्स, उसमें 500 रुपीज़ कैश यदि आपको और दूसरा कुछ खरीदना है। तो ये संस्था ने जितने पढ़ने वाले बच्चे थे उन सबों को ये कोरोना के टाइम पे हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया संस्था के माध्यम से। और इस काम को करने में हमारे जो कोर मेंबर्स थे, हमारे जो सलाहकार थे, हमारे जो संरक्षक थे, वो सबके सब बहुत ही उत्साहित थे। और हम सबों का उत्साह बढ़ा के हम ये एक ही बार में नहीं रुके। हम फर्स्ट टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए, उससे भी नहीं हुआ। हम सेकेंड टाइम डिस्ट्रीब्यूट किए, उससे भी नहीं हुआ। हमने थर्ड टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट किया। फिर उसके बाद में लोग आना जाना शुरू हो गए, मार्केट खुल गई। फिर ये जो कार्य प्रणाली थी हमने ये बंद कर दिया है। चलिए, बहुत अच्छा कार्य रहा मैथिल विकास प्रतिष्ठान का। और सबसे बड़ी बात है कि जब इंसान बुरा वक्त में होता है तो उस समय अगर कोई साथ दे तो वो साथ बहुत मायने रखता है, जो कि मैथिल विकास प्रतिष्ठान और उसके पदाधिकारी लोगों ने लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक, जो भी नीडी पीपल थे उस तक, चाहे अनाज हो चाहे कैश हो, जो इनकी ज़रूरतें थी इन लोगों ने पूरा किया। सर, इसके लिए उज्जवल भारत न्यूज़ आपको थैंक्स बोलना चाहेगी। धन्यवाद। सर, ये सवाल कुछ हटके है। जी बोलिए। आप लोग का संगठन है, उसमें जो आपके समाज के लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप एज ए प्रेसिडेंट, आप संस्थापक अध्यक्ष हैं, तो क्या आप लोगों को किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई अपेक्षा रखते हैं क्या आप लोग? ठीक है, मैं एक प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ तो मेरा फील्ड नहीं है, लेकिन क्योंकि मैं किसी सामाजिक संस्था से जुड़ा हूँ तो आपके सवाल का जवाब देना मैं उचित समझता हूँ। देखिए, राजनीति जो विषय है वो खराब नहीं है। राजनीति में कुछ लोग ज़रूर हैं जो खराब हैं, जो राजनीति को बदनाम किए हैं, नहीं तो राजनीति जो सब्जेक्ट है वो खराब नहीं है। स्पेशली हमारे इंडिया में आप यदि कोई भी काम को अच्छी तरह से करना चाहते हैं या कोई नया चीज़ का शुरुआत करना चाहते हैं, तो जब तक राजनीति से वो नहीं आएगा तब तक उसको आप पूरा नहीं कर सकते हैं। एक पावर उसके अंदर। जी बिल्कुल। तो राजनीति में हम आएंगे कि नहीं आएंगे ये शायद अभी दूर का सब्जेक्ट है, लेकिन क्योंकि हम एक सामाजिक काम में आ गए हैं तो सामाजिक काम में आना भी एक राजनीति ही है। तो मैं इस बात से बिल्कुल ये नहीं हूँ कि मैं अभी यदि राजनीति से जुड़ा नहीं हूँ तो फ्यूचर में क्या होगा। नहीं, ज़रूर होगा। हमारे बहुत सारे कोर मेंबर्स हैं, हमारे जो संरक्षक हैं, हमारे जो सलाहकार हैं, ये सब कहीं न कहीं राजनीति में आने का उत्सुकता दिखाए हैं
और हम उनको पुरजोर मदद करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी मीरा भाईंदर में इतने सारे मेंबर्स हो गए हैं कि हमारे मेंबर्स सिर्फ यदि हमको सपोर्ट कर दिए तो हम मीरा भाईंदर के बहुत सारे कॉरपोरेटर के जो सीट्स हैं उसमें हम आगे आ सकते हैं। तो हम अभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने ये सडनली क्वेश्चन पूछ लिया। हमने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं किया है हमारे मेंबर से चर्चा करके, लेकिन हाँ, राजनीति में शायद अभी नहीं तो हम फ्यूचर में ज़रूर आ सकते हैं। अब सर जाते जाते अभी हम लोगों ने चर्चा किया, डिस्कशन किया, और दर्शक भी हमारे सुन के कुछ अच्छी चीज़ें ले रहे होंगे और वो जानना चाह रहे होंगे। और क्योंकि मैथिल विकास प्रतिष्ठान को लोगों के कानों तक गया है, क्योंकि कार्य बहुत आप लोग करते हैं। आज दर्शकों के सामने संस्थापक प्रेसिडेंट जो हैं आप रूबरू हो रहे हैं लोगों से। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि आप डॉक्टर हैं, इमरजेंसी केयर में जो HOD हैं, तो अभी कोरोना काल चल रहा है, तो एक डॉक्टर के रूप में हमारे दर्शकों को इस अभी जो पेंडेमिक चल रहा है हमें कैसे रहना चाहिए, वो मैं चाहूँगा कि सलाह दें। जी देखिए, कोरोना जो है ये लोगों को पहले तो कुछ समझा नहीं, लोगों को नहीं, लेमैन की बात तो छोड़िए, मैं तो डॉक्टर को भी बताऊंगा कि डॉक्टरों को भी समझा नहीं कि एग्जैक्टली क्या है ये, क्योंकि अभी 1 साल बीत गया है और हम बहुत सारे पेशेंट से रूबरू हो चुके हैं। तो अभी हमको जाकर ये कोरोना के बारे में कुछ सच्चाई मालूम पड़ी है। तो कोरोना नो डाउट लोगों में चाहे जो भी अफवाह हो, मैं एक डॉक्टर की हैसियत से बोल रहा हूँ कि कोरोना एक वायरल बीमारी है और ये बीमारी एक से दूसरे में पटता है, और ये पटने के वजह से इसका जो फैलाव है बहुत फास्ट होता है। बाकी की जो बीमारियां हैं वो इतना त्वरित गति से नहीं फैलता जितना ये कोरोना फैलता है। कोरोना 100 में से यदि 100 लोगों को हो गया है तो उसमें से 90 लोगों को कोरोना है कि नहीं है उसके कोई साइन सिम्टम्स नहीं आएंगे, उनको समझेगा भी नहीं। सिर्फ जो 10 लोग हैं उनको तकलीफें महसूस होती है। उस 10 में से मुझे लगता है 3 या 4 लोगों को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उस 3-4 में से मुझे लगता है कि 2-3 लोग घर पे आ जाते हैं, 1-2 लोगों को हॉस्पिटल में कोरोना अपने चपेट में ले लेता है। अभी इसका प्रिवेंशन के लिए एज सच आप एक मास्क लगा सकते हैं, हैंड सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं जो कम से कम 1 से 2 मीटर मिनिमम होना चाहिए। इसके अलावा अभी वैक्सीन के ऊपर बहुत सारा काम चल रहा है। साइंटिफिकली मैं यदि मेडिकल टर्म में बात करूं तो वैक्सीन इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। सभी कंट्रीज अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं लाने के लिए, लेकिन वैक्सीन इसका बनना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा है कि एक बार जो बीमारी हो जाती है और वो हो जाने के बाद में हमारी बॉडी जो है वो इम्यूनिटी जमा कर लेती है नेचुरली उस बीमारी के अगेंस्ट में। लेकिन यहाँ पे देखा गया है कि कोरोना एक बार हो गया, कुछ दिनों महीनों के बाद में वो दूसरी बार भी हो रहा है, अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर इम्यूनिटी तो पहले से है, जो कि वैक्सीन देने के बाद में इम्यूनिटी डेवलप होगा, लेकिन यहाँ पर इम्यूनिटी होने के बाद में सेकेंड टाइम भी कोरोना हो रहा है। तो वहाँ पर वो जो वैक्सीन है वो कितना काम करेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक ये है, दूसरा है जो भी कुछ वैक्सीन्स बन रहे हैं वो वैक्सीन्स क्या साइड इफेक्ट करेंगे ये किसी को पता नहीं है, क्योंकि कोई भी दवाइयों का जब इजाद किया जाता है तो उसके बहुत सारे चरण में उसका टेस्टिंग होती है, उसका एग्जामिनेशन होता है कि उसका जो अच्छा इफेक्ट है ये है, तो बुरा इफेक्ट क्या है कि नहीं है, यदि है तो क्या है, कितने साल के बाद में आएगा, क्या क्या बुरा इफेक्ट हो सकता है। तो वो सब, क्योंकि ये 1 साल पुरानी बीमारी है, ये 1 साल के अंदर में हर एक चीज़ का स्टडी करना बहुत मुश्किल जा रहा है। इसलिए कोरोना के बारे की जो वैक्सीन है वो थोड़ा क्वेश्चन मार्क है, लेकिन बहुत जल्दी बहुत सारे कंट्री बोल रहे हैं कि वो लोग डेवलप करेंगे और हमारी इंडिया भी उसमें आ जाएगी। एज ए डॉक्टर मैं अपने देशवासियों को लेमैन लैंग्वेज में बताना चाहता हूँ, इस समय
यदि आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ या नाक में गंध नहीं आ रही हो या खाने में कोई टेस्ट नहीं आ रहा हो, तो ये सब जो लक्षण है ये कोरोना के लक्षण हैं। यदि ऐसा कुछ है तो आप जाके RT-PCR टेस्ट कराएं। यदि आप पॉजिटिव पाए गए तो अपने आप को घर में आइसोलेट करें, हेल्दी खाना खाएं। यदि कुछ तकलीफ है, दवाइयों की ज़रूरत है, आप अपने फैमिली डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए या नियर बाई जो हॉस्पिटल है वहाँ पे जाके कंसल्ट कीजिए, उनसे दवाई लीजिए और घर में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यदि आप निगेटिव पाए जाते हैं लेकिन फिर भी ये लक्षण है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बीमार नहीं हैं, आपको फिर भी कोरोना हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको आइसोलेट होना है। भले आप मेडिसिन ना लें, लेकिन आइसोलेट हो जाएंगे तो कम से कम आप दूसरे को ये स्प्रेड नहीं करेंगे। तो वो आपकी जिम्मेदारी है कि आप वो आइसोलेशन में रहें और मास्क लगाएं यदि आप बाहर जा रहे हो, हाथ में सैनिटाइजर लेके घूमें। यदि आपको दोनों में से कुछ भी नहीं है, आपको तकलीफ भी नहीं है और आपने टेस्ट कर लिया नेगेटिव है, तो आप बाहर जाएं, आप अपना काम पर जाएं, जो रूटीन वर्क है वो करें। तो आप मास्क लगाएं और लोगों में भीड़ भाड़ में ना रहने की कोशिश करें। जैसा आपका काम हो गया आप अपना काम पटाएं, घर पे आ जाएं। ऐसा करके आप अपना दिनचर्या चालू कर सकते हैं। कोरोना अभी तक गया नहीं है, ये कितना दिन तक और रहेगा किसी को पता नहीं है। जब तक वैक्सीन कारगर नहीं होती तब तक कोरोना का डर बना रहेगा और ये पूरे विश्व में एक साथ में फैला हुआ है। ऐसा नहीं है कि किसी देश में या किसी राज्य में किसी कस्बे का बीमारी है, नहीं, ये पूरे देश में एक साथ में फैली हुई है। तो इससे डरने की ज़रूरत है। इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई है, इसको मजाक में ना लें। कभी किसका नाम लिखा हुआ है कोई नहीं बोल सकता। हमारे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो इलाज करते करते अपने दम तोड़ दिए इस कोरोना के चक्कर में। तो इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, बड़ी बीमारी है, सबको तकलीफ नहीं होती, मगर जिनको होता है उनकी जान जा रही है। तो कोरोना से डरें, मगर अपना जो रूटीन काम है वो करते रहें। बाकी जो होगा भगवान के ऊपर है। आप अपना कोशिश करें, आप अपना मास्क लगाएं, बस इतना आप अपना देखिए, जो होगा आगे करेंगे। बहुत अच्छा सजेशन डॉक्टर साहब आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि ये ज़रूरी है। बहुत सारे लोग वैसे आप रोड पे भी चलते हैं तो देख रहे हैं बहुत लापरवाही भी लोग कर रहे हैं। तो ये आप सुनिए ध्यान से और कोरोना को हल्के में न लें, बचाव करें और जो भी सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क हो चाहे हैंड सैनिटाइज़र हो, उसका हमेशा उपयोग करें और इससे अपना और अपने घर वालों की सुरक्षा का ध्यान दें और इससे बचने की कोशिश करें। डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी चर्चा रही हमारे और बहुत अच्छा सजेशन हमारे दर्शकों को दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए आप हमारे उज्जवल भारत न्यूज को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने कमेंट्स हमारे चैनल के कमेंट्स बॉक्स में साझा जरूर करें। दीजिए इजाजत, नमस्कार।